ना, चलो मैं अब समास शुरू करती हूँ। तो अब आते हैं हम जो पढ़ रहे थे, याद करो हम लोग शब्द निर्माण की विधि पढ़ रहे थे। शब्द निर्माण की विधि में सबसे पहली विधि हमने कौन सी पढ़ी थी? दिमाग लगाओ, कौन सी पढ़ी थी? हे भगवान, ऐसे तो हो गए आपका बेड़ा पार। शब्द निर्माण में सबसे पहली विधि हमने कौन सी पढ़ी है? अभी संधि। शब्द विभाग हमारा शुरू हुआ, उसमें हमने क्या पढ़ा है? संधि। ठीक है, जब मैंने आप लोगों को संधि की क्लास शुरू करी थी तो उस दिन मैंने आपको एक कहानी बताई थी कि शब्दों का वर्गीकरण, और शब्दों के वर्गीकरण में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जब हम इनकी बनावट के आधार पर देखते हैं तो हमारे जो शब्द हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि रूढ़ शब्द वे हैं जिन्हें हम मूल शब्द भी कह सकते हैं, मतलब जिनकी उत्पत्ति उसी रूप में हुई है। और यौगिक शब्द वे हैं जो किसी न किसी या तो 2 शब्दों के मेल से बने हैं, या उनमें किसी मूल शब्द में उपसर्ग या प्रत्यय जुड़कर बना है, या उपसर्ग और प्रत्यय के जुड़ने से बने हैं। तो यानी जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं। और यौगिक शब्द के बनने को ही हम शब्द निर्माण कहते हैं। ठीक है, शब्द निर्माण हमारा क्या होता है? यौगिक शब्दों का बनना। और ये शब्द निर्माण की 4 विधि होती हैं। कौन कौन सी? संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। तो मैंने आपको पहले दिन चारों के बारे में थोड़ी थोड़ी सी चीजें बताई थी कि चारों में कुछ समानताएं हैं और कुछ असमानताएं हैं। समानताएं क्या हैं? समानता ये है कि चारों ही जो शब्द हैं बनने पे अपने मूल शब्दों में या अपने शब्दों के टुकड़ों के अर्थ को नए शब्द में लेकर आते हैं। पॉइंट याद है? कितने छात्र ऐसे हैं जिनको ये पॉइंट समझ में नहीं आया कि मूल शब्द के अर्थ को नए शब्द में कैसे लेके आते हैं? सबको आ गया समझ में? ठीक है, तो समानता ये थी कि चारों में ही जो शब्द हैं, मूल शब्द हो या उसके टुकड़े हो, उनका अर्थ नए शब्द में आता है। ये समानता थी। असमानता क्या थी? असमानता ये थी कि संधि जो होती है वो 2 वर्णों का मेल होती है, जबकि समास जो होता है वो 2 या 2 से अधिक शब्दों का मेल होता है। ठीक है, जैसे हमारी संधि में क्या हो रहा था? प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण मेल कर रहा था और उससे विकार उत्पन्न हो रहा था। लेकिन समास में ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर एक नया शब्द बना देते हैं। वहीं पे उपसर्ग जो होता है वो मूल शब्द के पहले लगता है, वो शब्दांश है। एक ऐसा शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगता है तो उपसर्ग कहलाता है, और एक ऐसा शब्दांश जो किसी शब्द के बाद में लगता है तो प्रत्यय कहलाता है। ठीक है, तो इनमें ये अंतर था। अब हम जो आज पढ़ रहे हैं वो समास पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने पॉइंट पढ़ लिया था संधि का, जिसमें हमने 2 वर्णों का मेल किया था। आज हम 2 या 2 से अधिक शब्दों का मेल करेंगे, और उनमें कोई ऐसा नियम नहीं होगा जैसे आप लोगों ने पढ़ा कि अंतिम वर्ण अ और प्रथम वर्ण ऐसे मिलकर आ बनाते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं होगा। तो फिर कैसा नियम होगा? तो वो नियम हम समझेंगे कि इसमें क्या नियम होता है। हम यहाँ पे बात करेंगे, शब्द है हमारा समास। समास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। संक्षेप का क्या अर्थ होता है? संक्षेप का अर्थ होता है छोटा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपको समास अच्छी तरह से सीखने हैं और ये जानना है कि सारे शब्दों में समास होता है या नहीं होता, या किन शब्दों में समास है या नहीं है, तो आपको यहाँ से ही पॉइंट को समझना होगा। यानी समास संक्षेप यानी छोटा। तो किसी बड़ी चीज को छोटा करने की प्रक्रिया ही आपकी क्या कहलाएगी? समास कहलाएगी। ठीक है, अब हम इसकी परिभाषा पर ध्यान देते हैं। ध्यान दीजिएगा, कोई भी टॉपिक आप जो पढ़ रहे होते हो उसकी जो की होती है वो उसकी परिभाषा में होती है। अगर आपने उसकी परिभाषा को समझ लिया तो आपको हर चीज समझ में आ जाती है। पॉइंट कह रहा है कि जब 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर एक नवीन शब्द की रचना करते हैं तो इस प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। क्या बात समझ में आई आपको यहाँ पर? कि 2 या 2 से अधिक शब्दों को हम छोटा करके कोई एक शब्द बना देते हैं, और इसी प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। तो अब यहाँ पर ऐसा होगा कि वो शब्द कैसे भी जोड़ तोड़ के बन सकता है, उसमें कोई खास नियम नहीं होगा कि वो कैसे बन रहा है। और ये भी जरूरी नहीं होगा कि एक शब्द जिस आधार पे बन रहा है तो दूसरा शब्द भी उसी आधार पे बनेगा। ठीक है, सबका अलग अलग आधार हो सकता है। फिर उसके बाद आगे दिया है, तथा इस प्रक्रिया से बनने वाले शब्द को हम सामासिक पद कहते हैं। ये आपकी परीक्षा के लिए एक फैक्ट पॉइंट बन जाएगा, या हम सामासिक शब्द कहते हैं। और इस सामासिक पद या सामासिक शब्द को ही हम समस्त पद के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको समस्त पद ये भी कह देते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, आगे दिया हुआ है, समझना है। तो इस प्रक्रिया से जो बन के नया शब्द आया है उसको हम सामासिक या सामासिक पद या सामासिक शब्द कहते हैं, और इसी को हम समस्त पद के नाम से भी जानते हैं। जब अब हम समास पढ़ेंगे तो समास की परिभाषाओं में हमारे सामने यहाँ पे पॉइंट आएगा उत्तर पद या पूर्व पद या समास विग्रह या समस्त पद। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि उन परिभाषाओं में इन शब्दों का क्या मतलब होता है। जानने से पहले हम इन पॉइंट को जान लेते हैं कि ये होते क्या है। ठीक है,
तो यहाँ पर हमारे सामने आ रहा है कि समास के तत्व या समास के अवयव या समास के अंग, अलग अलग किताब में अलग अलग नाम से ये दिया हुआ होगा कि समास के तत्व क्या हैं, समास के अंग क्या हैं, समास के अवयव क्या हैं। ठीक है, तो समास के 4 अंग होते हैं, जिसमें आता है समास विग्रह, समस्त पद, पूर्व पद, उत्तर पद। ठीक है, और ये अलग अलग क्या होते हैं, इनको कैसे हम पहचानेंगे। मैंने व्याख्या तो लिख दी है, लिखने की आपको जरूरत नहीं है, बस उदाहरण आपको लिखना है। तो यहाँ पे आपको उदाहरण लिखना है, जो मैं अभी लिखवाऊंगी उसी से समझ लेना। जैसे शब्द हमने लिया एक, राजा का कुमार। ठीक है, यहाँ पर आपको कितने शब्द दिखाई दे रहे हैं, 3 शब्द दिखाई दे रहे हैं। इन 3 शब्दों को जोड़कर हमने एक शब्द बनाया, राजकुमार। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये शब्द बन गया हमारा राजकुमार, अब यही पॉइंट जो है हमारे समास के अंग में, यहाँ पे हम इनको बांटेंगे। राजा का कुमार जो है ये पूरा, इसको हम कहेंगे समास विग्रह। समास विग्रह। अब ये ध्यान रखिएगा, समास का मतलब हो गया छोटा करना, विग्रह का मतलब हो गया तोड़ देना, यानी उसको वापस से फैला देना। अब इस समास विग्रह से जो ये बन के आया हमारा शब्द, इस शब्द को हमने कहा समस्त पद। ये हो गया समस्त पद। इस समस्त पद में एक टुकड़ा है ये जो आगे लगा हुआ है राज, ये कहलाएगा पूर्व पद। ठीक है, पूर्व पद, या हम इसको प्रथम पद भी कह देते हैं। ठीक है, चाहे प्रथम पद कहें या पूर्व पद कहें। वहीं पे जो कुमार शब्द है ये कहलाएगा उत्तर पद। उत्तर पद कहें या द्वितीय पद कहें। बात समझ में आ गई ना? तो उदाहरण है, इसको उतार लीजिए। और जो भी शब्द आपके सामने आएगा, जब आपको पता चलेगा शब्द के जुड़ने से जो ये टुकड़ा बनेगा, तो उसमें पूर्व पद क्या है और उसका उत्तर पद क्या है, ये आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक तो तरीका है आपका कि शब्दों को जैसे रटने वाली विद्या है उससे पढ़िए, और दूसरा तरीका है शब्द के अर्थ को समझते हुए, उसके भाव को समझते हुए पहचान करना। तो मैं सबसे पहले आपको तरीका बताऊंगी उसके भाव को समझने की कोशिश करने का, फिर उसके बाद जो उसकी परिभाषा होगी और जो रट आप सकते हैं तो वो आप अपने स्तर पे करिएगा। पहले मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे उसको समझना है, उसके अर्थ को कैसे समझना है। ठीक है, ये लिख लिया आप लोगों ने। अब हम आगे बढ़ते हैं समास के प्रकार की ओर। ठीक है, समास के कितने प्रकार होते हैं। और एक बात ध्यान कर लीजिएगा, हिंदी के व्याकरण में और संस्कृत के व्याकरण में समास अलग अलग होते हैं। हमारी किताबों में जो बहुत सारी किताबें हैं उनमें हमारे कुछ संस्कृत के समास भी दिए होते हैं अलग अलग नाम से, जैसे अलूक समास या न्याय समास, आपने देखा होगा। बहुत सारे मॉक टेस्ट में आपको ये देखने को मिलते भी हैं ऐसे शब्द कि अलूक समास क्या है या न्याय समास क्या है, इस तरह से दिए होते हैं। तो इन सब पे आपको ध्यान नहीं देना है, ये सारी चीज़ें आपको मॉक टेस्ट तक ही मिल सकती हैं या यदा कदा जो आपकी अध्यापक वाली परीक्षा होती है उनमें आ जाता है। बाकी जो आपकी परीक्षा में आता है वो हिंदी से संबंधित आता है, जो हिंदी से संबंधित होते हैं। ठीक है, तो वो हमें ध्यान देना है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि समास के प्रकार। समास के प्रकार की जब हम बात करते हैं तो हम प्रधानता के आधार पर समास को 4 भागों में बांटते हैं। अब यहाँ से आपकी परीक्षा में 2 तरह का प्रश्न आएगा, समास कितने होते हैं। एक प्रश्न आएगा कि समास कितने होते हैं, तो आपकी संख्या आएगी 6। ठीक है, और समास कितने प्रकार के होते हैं, तो आपकी संख्या आएगी 4। तो आपको ये यहाँ पर दोनों संख्याओं पर ध्यान देना है। जब हम इसकी प्रधानता के आधार पर इसको 4 भागों में बांट लेते हैं, तो किस चीज की प्रधानता, आखिर किस चीज की प्रधानता, तो ये 4 भागों में बटा होता है जिनका पूर्व पद प्रधान होता है। तो जिनका पूर्व पद प्रधान होता है ऐसा समास हमारे पास एक ही है और वो है अव्ययी भाव समास। ठीक है, लिख लीजिए साथ ही साथ, अव्ययी भाव समास। ऐसा हमारे पास एक ही समास है, अव्ययी भाव समास। फिर दूसरा पॉइंट आता है कि दोनों पद प्रधान। तो कुछ समास ऐसे भी होते हैं जिनके दोनों पद प्रधान होते हैं, तो ऐसा समास भी हमारी हिंदी भाषा के अंदर एक ही है और वो है द्वंद्व समास। क्या है? द्वंद्व समास। अगर मैं इस द्वंद्व समास को ऐसे लिख दूं तो इसको आप क्या पढ़ोगे? इसको
इसको क्या पढ़ोगे? इतना सोचने लगे, अरे इसको द्वंद्व पे ही तो पढ़ोगे। ऐसे सोच रहे क्यों पढ़ेंगे, बस मैंने उसको अलग लिखा है ना। तो ध्यान रखना आपकी परीक्षाओं में, ये आजकल की परीक्षाओं में ये द्वंद्व समास ना ऐसे ना लिख के ऐसे लिखा हुआ आता है। अब कभी कभी हमारे छात्र क्या करते हैं, फोटो के दिमाग से पढ़ते हैं, जैसे फोटो देख के तो सोचते हैं पता नहीं ये कौन सी बला आ गई, पूरा पढ़ते भी नहीं है, ऊपर से देखे ये कौन सी बला आ गई। मेरी सिस्टर है वो पढ़ रही थी ऐसे ही, एग्जाम देके आई है, 4-5 साल पहले की बात है। तो उसमें आया था लाभ हानि आया हुआ था कि लाभ हानि में कौन सा समास है। तो मैंने उससे पूछा, मैंने इसमें कौन सा करके आई? तो कह रही ये तो मैं कर ही नहीं पाई। मैंने कहा क्यों नहीं कर पाई? बोले आपने तो बताया था कि द्वंद्व समास होता है उसमें, और द्वंद्व समास तो विकल्प में था ही नहीं। मैंने कहा विकल्प में नहीं था तो विकल्प क्या क्या थे बताओ? तो कहा एक अव्ययीभाव समास था, एक बहुव्रीहि समास था, एक तत्पुरुष समास था, और एक पता नहीं दंडव्य करके आया था। कौन सा नया था? मैंने कहा वो जो तुम्हारा दंडव्य था ना, वही तुम्हारा दिया हुआ था, वो दंडव्य नहीं, वो द्वंद्व लिखा था। तो ऐसी गलती, अब क्योंकि मैं कई बार देखती हूँ अपने आसपास के जो छात्र आके बताते हैं, उन्हीं की गलतियों से समझ में आता है कि ये गलती कर सकते हो, तो लिख लो उसको, ठीक है। आगे देखो, दोनों पद अप्रधान। अप्रधान का मतलब गौण। गौण का अर्थ क्या हो गया? कम महत्व, जो प्रधान ना हो या जिसका महत्व ना हो। तो दोनों पद प्रधान जिसके नहीं होते हैं, ऐसा भी हमारे पास एक ही समास होता है, और वो होता है बहुव्रीहि। ठीक है, बहुव्रीहि समास। फिर उसके बाद आता है उत्तर पद प्रधान। उत्तर पद प्रधान यानी जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है। तो हमारे पास ऐसे 3 समास होते हैं। सबसे पहले आता है हमारा तत्पुरुष समास, ठीक है, तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास के ही 2 उपभेद होते हैं, जो आता है हमारा द्विगु समास, ये वह है, ये ध्यान रखिएगा, द्विगु समास और कर्मधारय समास। तत्पुरुष समास में हमारे तत्पुरुष समास के 2 उपभेद, द्विगु और कर्मधारय। तो उत्तर पद प्रधान जिनका होता है, ये 3 हमारे हो जाते हैं। अब ध्यान रखिएगा कि 1 नंबर का प्रश्न आपका यहीं से क्लियर हो जाता है। आपकी परीक्षा में ऐसा प्रश्न आता है कि निम्न में से वह समास बताइए जिसका उत्तर पद प्रधान है, या निम्न में से वह समास बताइए जिसका पूर्व पद प्रधान है, या दोनों पद प्रधान है, या दोनों में से कोई पद प्रधान नहीं है, उसको आता है अन्य पद प्रधान। ठीक है, ये जो हमारा आता है, इसको हम कई बार अन्य पद प्रधान भी कह देते हैं। तो ब्रैकेट में लिख लो, बाई चांस कभी आपको याद ना रहे, अन्य पद प्रधान, तो ये आपके दिमाग में पड़ा रहेगा। अन्य पद प्रधान या तीसरा पद प्रधान, इस तरह से कुछ भी आता है। अब इस पॉइंट से हमारे पास एक पॉइंट निकल के आया, और वो है प्रधान, यानी शब्द निकल के आया प्रधान। इस प्रधान का मतलब आप समझते हो क्या होता है? तो ये अगर आप लोगों ने ये पॉइंट समझ लिया कि प्रधान क्या होता है, कैसे प्रधान, यानी जैसे हम कह रहे हैं, यहाँ हमने कहा कि इसमें पूर्व पद प्रधान है, तो हमें उस शब्द में ये पता चल जाए कि कैसे पूर्व पद प्रधान है, या वो कहे कि दोनों पद प्रधान है तो कैसे दोनों पद प्रधान है, या कहे कि उत्तर पद प्रधान है तो हमें पता चले कि कैसे उत्तर पद प्रधान है। ये वाला पॉइंट जैसे ही आपको पता चल जाता है, शब्द के अंदर आपको समास की पहचान हो जाती है, और कोई तरीका नहीं है समास का। और ये समझिए कि हर समास को पहचानने का एक ही छोटा सा पॉइंट है, और इतना छोटा मतलब मैं कहती हूँ समास को इतना छोटा सा कर दो बस, कि जिसमें प्रधानता आपको मिल गई वही समास है, खत्म, ये आपका समास आ जाता है। कैसे इसको समझते हैं, ये लिख लिया आप लोगों ने। चलो देखो, मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ शब्द बोल रही हूँ, आपको ना कल्पना करते हुए और बिल्कुल ध्यान रखना है, अपने दिमाग को ध्यान देते हुए इस चीज को यहाँ पे आपको समझना है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक शब्द बोला, मैंने कहा हाथी, तो आपके दिमाग में हाथी की तस्वीर उभर के आई, या आपको कुछ नहीं समझ में आया कि कौन हाथी, क्या हाथी, हमें कुछ समझ नहीं आया? आपको 2 तरह से हाथी शब्द आपके दिमाग में उत्पन्न हुआ होगा। एक तो ऐसे जैसा कि हम हिंदी में बोलते हैं हाथी, अगर इस हाथी की जगह अगर मैं एलिफेंट बोल दूं, तो आपके दिमाग में एक तो तस्वीर वही आएगी जो हाथी की है, दूसरा इंग्लिश में लिखा हुआ एलिफेंट आपको समझ में आएगा। वैसे ही मैंने यहाँ पे कहा हाथी, तो आपके दिमाग में एक तो आई वो फोटो जैसी आपने देखी है कि हाथी कैसा जानवर होता है, और दूसरा आपके दिमाग में फोटो आई ऐसे लिखी हुई। वहीं अगर मैं कहूँ पुस्तक, तो आपके दिमाग में कैसे उत्पन्न होगा? एक तो पुस्तक जैसी होती है वो दिखेगी, और एक पुस्तक ऐसा शब्द आपको दिखेगा। ठीक है, वहीं पे अगर मैं आपसे एक शब्द कहूँ घोड़ा, तो आपके दिमाग में कैसे आएगा? ऐसे लिखा हुआ घोड़ा, और दूसरा जो घोड़ा होता है। वहीं पे अगर मैं आपसे ये कहूँ घुड़सवार, अगर मैंने एक शब्द लिखा, तो आप मुझे बताइए कि घुड़सवार शब्द कहने से
आपके दिमाग में कैसी फोटो उत्पन्न हुई? बताओ, कोई भी। मतलब घोड़े पर, तो आपको ऐसा दिख रहा है कि घोड़े पर कोई बैठा हुआ व्यक्ति है, तो घोड़ा भी दिख रहा है, या आपको वो व्यक्ति ही दिख रहा है? दोनों दिख रहे हैं। आपका जो ध्यान है वो किसकी तरफ जा रहा है? घोड़े की तरफ जा रहा है या व्यक्ति की तरफ जा रहा है? व्यक्ति की तरफ जा रहा है। तो अब यानी ये जो शब्द है घुड़सवार, ये हमारा एक शब्द से नहीं, दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। इसमें एक घोड़ा शब्द का प्रयोग हुआ है और एक सवार शब्द का प्रयोग हुआ है। तो ये जो दो शब्दों से मिलकर बना है, और इसमें जो हमारा ध्यान है वो किसकी तरफ जा रहा है? सवार की तरफ जा रहा है। अब मैं आपसे ये पूछूं कि ये बताइए मुझे कि ये जो सवार शब्द है यहाँ, आप इसको कौन सा पद लेंगे? पूर्व पद की उत्तर पद? क्या लेंगे? उत्तर पद। यानी ये उत्तर पद है, तो आपके इस शब्द में जो प्रधानता है वो उत्तर पद की है। समझ गए? क्योंकि आपका दिमाग जो है वो किसकी तरफ जा रहा है? सवार की तरफ। तो इसमें जो प्रधानता है वो उत्तर पद की है, और उत्तर पद की प्रधानता में कौन सा समास है? देखो जल्दी। सिर्फ तत्पुरुष नहीं है, और भी है। कर्मधारय भी है, द्विगु भी है, और तत्पुरुष भी है। तो आपको एक बात तो यहाँ समझ में आ गई, ये तय हो गई कि इस शब्द में आपके इन तीनों में से कोई एक समास है, ठीक है। तो बात समझ में आई। मैं यहाँ पे दूसरा शब्द लिखती हूँ, आपको बताना है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे शब्द लिखा युद्ध क्षेत्र, ठीक है। युद्ध क्षेत्र, मैं हमेशा त को ऐसे ही बनाती हूँ। चलो अब ठीक है। अब बताओ, जब हम युद्ध क्षेत्र लिख रहे हैं तो इसमें आपको कौन से पद की, मतलब आपके दिमाग में जो प्रधानता आ रही है वो युद्ध की आ रही है या क्षेत्र की आ रही है? किसकी आ रही है? क्षेत्र की। तो यानी ये जो क्षेत्र है आपके दिमाग में प्रधानता इसकी आ रही है, तो कौन सा पद प्रधान हो रहा है? उत्तर पद हो रहा है। तो कौन सा समास हो सकता है? तीनों में से कोई सा हो सकता है, ठीक है। अब इसके बाद मैं एक शब्द ले रही हूँ यहाँ पे, जैसे शब्द है आजीवन। अब सोच के बताइए कि आजीवन जब शब्द बोला गया है तो आपके मन में क्या भाव आ रहा है? जीवन भर के लिए ना पूरे, तो आपका जो फोकस है वो जीवन पे जा रहा है या जो भर वाला अर्थ दे रहा है उस पे जा रहा है? यानी एक लिमिट, भर जो है वो किसको बना रहा है? एक लिमिट को बना रहा है। तो यानी जीवन पे तो आपका फोकस नहीं जा रहा, तो वो फोकस जो है वो आ, ये जो आ शब्द है यहाँ पे, इस आ शब्द का अर्थ ना तक से आ रहा है, यानी जब तक जीवन है। तो जो फोकस कर रहा है, तो बताइए कि कौन से पद पे फोकस जा रहा है? प्रथम पद पे जा रहा है। तो बताइए समास कौन सा होगा? अव्ययभाव। इसके अलावा और भी तरीका है अव्ययभाव को पहचानने का, पर मैंने आपसे कहा कि पहले मैं आपको प्रधानता से समझाऊंगी, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। अब वहीं पे एक शब्द में लिख रही हूं, दिन रात। ये शब्द है आपके सामने। आप बताइए कि जब दिन रात कहते हैं तो आपके दिमाग में जो आपका फोकस है वो किधर जा रहा है? दोनों की तरफ जा रहा है, दिन भी और रात भी, या दोनों में से कोई एक ऐसा है जिसकी तरफ ज्यादा जा रहा है और किसी की तरफ कम जा रहा है? दोनों की तरफ बराबर जा रहा है। तो जब दोनों की तरफ बराबर जा रहा है तो दोनों पद पे प्रधानता जा रही है, तो कौन सा समास है? द्वंद्व, ठीक है। प्रधानता कह रही है दोनों पे जा रहा है। अब चलो वहां पे हम एक ऐसा शब्द लेते हैं जो आपको बहुत ही आसान हो। शब्द है कमल नयन। अब पर्यायवाची पता होगा तो आप कर पाओगे, नहीं तो इसमें तो किसका पर्यायवाची है? या चलो कमल नयन छोड़, ये तो आपको खैर थोड़ा टफ हो जाएगा, जो आप मतलब सभी लोग जानते हो। जैसे महादेव, जैसे ही मैंने कहा महादेव तो आपके दिमाग में जो फोटो बन रही है किसकी बन रही है? शिव की बन रही है। महा और देव, इन शब्द में किसी पर आपका फोकस है, तो फोकस किस पे है? किसी अन्य पर, यानी फोकस जो है वो किसी अन्य शब्द पर है, और ये अन्य शब्द यहाँ पर है क्या? शिव। तो जैसे ही आपने कहा महादेव, तो आपका जो फोकस है वो ना तो महान पर है और ना ही आपका देव पर है। आपका फोकस किस पे गया? किसी तीसरे पद पर गया। तो किसी अन्य पद पर फोकस यानी प्रधानता, कौन सा समास? बहुव्रीहि। अब बताओ, कोई मुश्किल लग रहा है समास में? पहचान लोगे भाव? तो चलो शुरुआत करते हैं, एक एक तरीके समझते हैं, ट्रिक भी जानते हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है आप में से कुछ छात्र ऐसे भी होंगे जो बैठे होंगे, देखो मैम हमको तो सारे शब्दों में फोकस लग रहा है, हमको यहाँ पे महान में भी फोकस लग रहा है, क्योंकि हमको पता है हमारे महादेव जो है वो महान है। हमें इससे नहीं समझ में आ रहा कि शिव कहाँ जा रहा है या देव कहाँ जा रहा है, हमें इतना पता है कि वो देवताओं में महान है, हमारा फोकस इसी बात पे जा रहा है। तो
ऐसे भी हो सकते हैं छात्र, या जैसे कहा आजीवन, तो मैम देखो हमारा जो फोकस है वो जीवन पे ही जा रहा है, तो अब बताओ, तो ऐसे भी छात्र हैं ना, उनको भी लेके चलना है। तो अब आप में से जिस भी श्रेणी के छात्र हैं उसी श्रेणी के हिसाब से हम चलेंगे। तो जो प्रधानता वाली चीज़ थी वो मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ। अब जो ट्रिक है उस ट्रिक के माध्यम से चलेंगे। तो एक एक करके अपना हम नोट्स भी पूरा करते हैं और चीज़ें शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम लोगों ने यहाँ पे ये समझ लिया, अब हम एक एक करके इनको आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला समास, ध्यान रखिएगा मैंने यहाँ पे समास की जो संख्या है यानी क्रम जो इसमें रखा है वो इस हिसाब से रखा है ताकि आपको एक एक करके ना समझ में आ जाए। जैसे ही हमने प्रधानता के आधार पर लिया है, किताबों में क्रम आपको आगे पीछे मिल सकता है लेकिन क्रम कभी आपकी परीक्षा में पूछा नहीं जाता। तो हम सबसे पहले यहाँ पे ले रहे हैं अव्ययी भाव समास को। तो अव्ययी भाव समास की परिभाषा लिखिए इसकी परिभाषा, जिस समस्त पद में पूर्व पद प्रधान हो, जिस समस्त पद में पूर्व पद प्रधान हो, जिस समस्त पद में पूर्व पद प्रधान हो, कॉमा लगाओ, तथा वह पूर्व पद कोई अव्यय शब्द, ब्रैकेट में लिखिए अविकारी, ठीक है। अव्यय शब्द का दूसरा नाम होता है अविकारी। कहीं ऐसा हो सकता है अविकारी शब्द आप जाने, तो क्या लिखा आपने, मतलब वह पूर्व पद कोई अव्यय शब्द, ठीक है, ब्रैकेट में अविकारी, अथवा उपसर्ग हो, कॉमा, तो वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। दीपम रफ कॉपी लेके लिखते भी रहा करो, इससे तुम्हें ना हैबिट बनेगी, है ना। हाँ ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है मान लो शब्दों में कोई ऐसा शब्द आए जिस तो प्रैक्टिस होती रहेगी साथ के साथ। चलो ये हो गया, वहां अव्ययी भाव समास होता है, पूर्ण विराम लगा दीजिए। ये तो हो गई इसकी परिभाषा, ठीक है। अब आप कहेंगे कि मैम इतना सरल अगर ये हमारा समास है तो फिर इसमें इतना डर क्यों लगता है, कंफ्यूजन क्यों होता है। तो जहां पे कंफ्यूजन होता है उस पॉइंट के लिए लिखो, अगला पॉइंट बना के आपको लिखना है, किसी शब्द की आवृत्ति होने पर भी अव्ययी भाव समास होता है। किसी शब्द की आवृत्ति होने पर भी अव्ययी भाव समास होता है। किसी शब्द की आवृत्ति होने पर भी अव्ययी भाव समास होता है, ठीक है। पूर्ण विराम लगा दीजिए। अब इस पॉइंट को समझिए। देखिए यहाँ पे जो हमारी पहली परिभाषा है उसने हमको ये बता दिया कि हमारा जो अव्ययी भाव होता है उसमें पूर्व पद प्रधान होता है, और जो वो पूर्व पद प्रधान होता है, एक तो हमें पता चल गया कि पूर्व पद प्रधान है, और पहचान अगर हमें करनी है तो दूसरी पहचान है कि वो जो पूर्व पद होगा या तो कोई अविकारी शब्द होगा या तो कोई उपसर्ग होगा, ठीक है। तो वहां पर हमारा क्या होगा, वो हमारा समास अव्ययी भाव समास होगा। अब कई बार ऐसा भी हो जाता है, जैसे मान लीजिए आपके सामने आ जाएगा पॉइंट, शब्द आ गया सज्जन। अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि सज्जन शब्द में कौन सा समास है, तो आपने अभी तक जो पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कहेंगे कि ये शब्द बना है हमारा सत प्लस जन से, ठीक है। तो यहाँ पे सत माने हो गया अच्छा और जन माने व्यक्ति। तो यहाँ पे आपको ये शब्द समझ में आ रहा है कि ये जो सत है ये तो एक उपसर्ग है, तो अब ये उपसर्ग आ गया और ये पूर्व पद पे रखा हुआ है उपसर्ग। तो अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पे तो ये आ रहा है हमारा उपसर्ग आ रहा है, तो क्या ये अव्ययी भाव होगा, लेकिन इसमें अव्ययी भाव नहीं है, तो वो आप कैसे समझेंगे। तो उसके लिए आपका पॉइंट दिया हुआ है, आगे देखिए जहाँ पहचान दी हुई है। पहचान में दूसरा पॉइंट है जो आपको मार्क करना है, बॉक्स में डालना है। लिखा है इसका समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण के रूप में काम करता है। देखो कहाँ पे, यहाँ देखा है इसका समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण के रूप में काम करता है। मतलब किसी भी शब्द की अगर आप पहचान करेंगे तो ये देख लें कि जो शब्द आ रहा है वो किसी भी वाक्य में एज ए क्रिया विशेषण यानी क्रिया विशेषण के रूप में आना चाहिए। तो सज्जन शब्द तो क्रिया विशेषण के रूप में नहीं आता है,
तो फिर कैसे आता है? तो सज्जन शब्द जो है वो विशेषण विशेष्य के रूप में आता है। अब विशेषण विशेष्य कैसे आ गया, तो इसके बारे में मैं बताऊंगी आपको जब कर्मधारय समास पढ़ेंगे, ठीक है? तो वहां पे समझ में आ जाएगा और आपको अंतर भी समझ में आ जाएगा कि कोई उपसर्ग होते हुए भी, पूर्व पद पे होते हुए भी कैसे हमारा कर्मधारय में जाता है, वो आपको पॉइंट वहां समझ में आएगा, ठीक है? अभी के लिए हमने ये समझ लिया। अब इसमें दूसरा पॉइंट और समझ लीजिए। कह रहा है कि इसका समस्त पद यानी जो अव्ययी भाव समास होता है ना, उसके समस्त पद का ना तो लिंग परिवर्तित होता है, न वचन, और ना ही वो कारक चिन्ह के रूप में प्रयोग होता है, और ना ही काल से उसका कोई प्रभाव होता है। यानी ना तो लिंग का प्रभाव पड़ता है उस शब्द पर, न वचन का पड़ता है, न कारक चिन्ह का कोई प्रभाव पड़ता है, और ना ही काल का कोई प्रभाव पड़ता है, यानी समय का कोई प्रभाव पड़ता। तो आप यहाँ सोचेंगे कि ये कैसे, मतलब, तो यहाँ पे अब ये पॉइंट ऐसा आता है कि जैसे मान लीजिए हम कोई शब्द ले रहे हैं, जैसे हमने शब्द लिया मेरा। अब मेरा शब्द का अगर हम स्त्रीलिंग बनाएं तो क्या बन जाएगा? मेरी, ठीक है? अगर इसका बहुवचन बनाएं तो मेरे शब्द हो जाएगा। तो यानी इस पे लिंग और वचन का प्रभाव पड़ रहा है ना। तो ऐसे ही अब जैसे हमने आजीवन शब्द लिया, तो आजीवन शब्द का क्या एक वचन बहुवचन होता है? कुछ नहीं। क्या उसका स्त्रीलिंग पुल्लिंग होता है? क्या नहीं। या हम उसे देखें काल से, भूतकाल में कुछ, वर्तमान काल में कुछ, ऐसा होता है? नहीं। हर जगह क्या रहेगा? आजीवन आजीवन ही रहेगा। तो ये होता है पॉइंट कि वो अप्रभावित रहता है लिंग, वचन, काल और कारक से। तो ये वाला पॉइंट भी आप अपने दिमाग में देख सकते हैं। ये सारे पॉइंट मैंने कब लिखवाए? जब आपको बड़ा ही कंफ्यूजन पैदा हो जाए कि समझ में ही नहीं आ रहा कौन सा समास होगा। नहीं तो आपको जो पहचान मिलेगी वो यहाँ से मिल जाएगी कि किसी भी शब्द की शुरुआत में आपको भर, निर, प्रति, यथा, पे, आ, प, उप, अधि, अनु जैसे जो उपसर्ग हैं वो देखने को मिल जाएंगे, और वहीं पे आपकी पहचान हो जाएगी। और ये जो और मैंने जितनी भी पहचान बताई है, ये तब के लिए है जब समस्या खड़ी हो जाए और आपको समझ ही ना आ रहा हो कि कौन सा समास इसमें रहेगा, है ना? अब जैसे उदाहरण देख लीजिए, सारे पॉइंट हैं। अब आप लोगों को घर जाके भी इसको समझ लेना है। मैं यहाँ पे 2-4 उदाहरण बता रही हूँ, बाकी नीचे जितने भी पढ़े हुए हैं, दिए हुए हैं, इन सबको पढ़ना। इसके अलावा कोई और बुक आपके पास है और उसमें अगर लिस्ट दी हुई होगी तो उसमें पढ़ना। हालांकि सारी लिस्ट आपको इसी में मिल जाएगी। हाँ, वो भी मैं बताऊंगी, अभी उसका उदाहरण बताऊंगी। अभी तो मैंने आपको ये परिभाषा बताई, अब मैं उदाहरण बता रही हूँ ना, समझ लो। शब्द दिया है जैसे आजीवन, तो आजीवन में आ गया, आ पे फोकस जा रहा है और ये उपसर्ग भी है। आमर्ण, इसमें भी आ उपसर्ग है। निर्विवाद में निर उपसर्ग है, ठीक है? यहाँ पर प्रतिदिन में प्रति उपसर्ग है। लाजवाब में ला उपसर्ग है। अकारण में अ उपसर्ग है, ठीक है? इसी तरह से प्रतिघात में प्रति उपसर्ग है। भरपेट में भर, निर्भय में निर, प्रत्यक्ष। अब देखो ये देखने में आपको नहीं मिल रहा है, अब ध्यान दीजिएगा। ऐसे भी कुछ शब्द होते हैं जिनमें समास भी है और संधि भी है, तो यहाँ पे संधि आ रही है, तो ऐसे के सामने संधि का संधि विच्छेद लिख लेना। ये किससे बना है? प्रति प्लस अक्ष से बना है। अक्ष का मतलब यहाँ आंख से है, तो ई का मेल अ से होने पर ई य में बदल गया, इसीलिए शब्द प्रत्यक्ष आ गया, ठीक है? तो इसके अंदर यानी आंख के आगे यानी आंख के समक्ष ही क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष कहलाता है। और प्रत्यक्ष शब्द अपने आप में एक क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग होता है, इसलिए हमने इसको यहाँ पर भी रखा है कि हाँ ठीक है, ये समास है। अब आपकी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कभी कि प्रत्यक्ष शब्द में कौन सी विधि लगी है, समास विधि या संधि विधि? तो बताइए कौन सी बताओगे? संधि। ये बात ध्यान रखना, जो दिखता है वो बिकता है, जो आपको सामने दिख रहा है ना वो आपको चुनना होगा। तो आपको यहाँ पर संधि दिखाई दे रही है क्योंकि यह इसमें बन रहा है ना परिवर्तन में, तो पहले संधि है और बाद में इसमें समास है। और साथ ही साथ क्योंकि प्रति इसमें उपसर्ग है तो ये उपसर्ग विधि का भी शब्द है। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सा उपसर्ग है। तो बात समझ गए ना? ऐसे जो क्वेश्चन है ना एक दूसरे में गुथे रहते हैं और हमको लगता है कि चलिए कितने तरीके के हैं, और बस वो क्या है, एक ही शब्द में 50 तरह के शब्द बन जाते हैं। बात समझ में आ गई? नहीं। प्रत्यक्ष का मतलब होता है जो आंख के सामने है। अर्थ सीधा सीधा आ गया। जैसे कहते हैं कि मैंने उसे प्रत्यक्ष देखा है। अगर मान लो आप ये बोलो कि मैंने उसे प्रत्यक्ष देखा है, मतलब मेरी आंख का देखा हुआ है, तो हम उसे उसके लिए प्रयोग करते हैं। ऐसे ही शब्द बन जाता है दूसरा समक्ष। अब ये शब्द कैसे बना है? ये बना है सम प्लस अक्ष से, तो इसमें संधि नहीं, इसमें केवल उपसर्ग विधि लागू हो रही है, क्योंकि आ का मेल जो है वो किससे हो रहा है? आ जो है माँ को पूरा कर दे रहा है, माँ पूरा हो जा रहा है और यह शब्द बन जा रहा है समक्ष। अब एक बात ये ध्यान दे लेना, जब आप आगे चलते हो ना, जैसे आगे जाओगे बहुत सारे या कभी पढ़ोगे या मॉक टेस्ट वगैरह लगाओगे, तो आप देखोगे कि कुछ लोग जो है ना बेतुके उनमें पूछते हैं, शब्द उठा के पूछ लिया। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति का नाम, किसी बच्चे का नाम राजकुमारी है, उसके मम्मी पापा ने रख दिया, तो मैंने कहा तुम्हारे नाम में तो यहाँ पर समास आ गया, तो कह दिया तुम्हारे नाम में तो तत्पुरुष समास है। अब उसी की बगल में जो है अजय बैठा हुआ था, तो अजय ने पूछा मैम मेरे नाम में क्या है?
तो मैंने कहा कि तुम्हारे नाम में जो है वो आ उपसर्ग लगा हुआ है। उसी की बगल में विजय बैठा हुआ था, तो विजय ने पूछा मैम मेरे नाम में क्या है, तुम्हारे नाम में भी उपसर्ग है। अब वहीं पे बैठा हुआ था सुनील, उसने कहा मैम मेरे नाम में भी बताइए मेरे नाम में कौन सा लगा हुआ है। तो जरूरी नहीं है कि सुनील नाम में आपका कोई भी समास हो या उपसर्ग हो या प्रत्यय हो। ऐसे ही मान लो बगल में सुरेश बैठा हुआ, मैंने कहा तुम्हारे नाम में तो गुण संधि है। तो ऐसे हम कई बार क्या सोचते हैं कि जैसे शब्द हमारे सामने आ रहे, तो जब हम पढ़ने चलते हैं ना, तो हम ऐसे सोचते हैं कि इसका मतलब सारे शब्दों में संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय समाये हुए हैं। लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रख लीजिएगा, मैंने पहले ही कहा है हम पढ़ रहे हैं यौगिक शब्द, ठीक है। और जब हम यौगिक शब्द पढ़ रहे हैं तो कोई एक शब्दकोश है और उस शब्दकोश में कुछ शब्द हमारे रूढ़ शब्द हैं और कुछ हमारे यौगिक हैं। तो सबसे पहले तो वहीं पे बात खत्म हो जाती है कि अगर हम 100% शब्दकोश को लें तो उसमें से 50% रूढ़ हो सकते हैं और 50% यौगिक हो सकते हैं। तो यहाँ पे ही हमारी बात खत्म हो जाती है कि 50% ऐसे शब्द हमारे आएंगे जिनमें कोई संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय नहीं होगा। तो फिर आपका सवाल होगा अगला कि मैम फिर हम पहचान कैसे कर पाएंगे सारे शब्दों में कि इनमें सच में ही हमारा समास है कि नहीं। तो पहचान आपकी इसी तरह से होती है, जैसे मैंने बताया, देखो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो आपको कंफ्यूज कर देते हैं। जैसे समक्ष हो गया, ये इतना छोटा सा शब्द है या ये 3 अक्षर का यहाँ पे बन रहा है, तो आपको लगेगा कि इसमें क्या यौगिक हो सकता है। तो आप जब इसके अर्थ पर ध्यान देते हैं कि समक्ष का मतलब होता है अक्ष के सामने, तो आपको यहाँ पे इसके दोनों शब्द स्पष्ट हो जाते हैं कि सम माने होता है सामने और अक्ष माने आंख। तो इसलिए ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। नहीं तो बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो बड़े होते हैं अपने आप में और वो भी अकेले ही बने होते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना और आगे कभी भी ऐसे ही नहीं लेके चलना। हाँ, ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, प्रत्यक्ष या समक्ष मतलब सामने आंख के, वही हो गया। अब देखो आगे शब्द दिया है जैसे बेधड़क, तो इसमें कौन सा उपसर्ग है, बे। बखूबी में, प्रत्येक में, लिख लो इसको, ये आपका आ गया प्रति प्लस एक, ठीक है। यथाशीघ्र में यथा आ गया, ये एक अव्यय शब्द है, यथा का मतलब होता है के अनुसार, ठीक है। तो यानी जितना शीघ्र हो सके उसके अनुसार। बेलगाम में बे आ गया। देखो प्रत्युपकार शब्द दिया है, इसको भी लिख लेना, प्रति प्लस उपकार, उपकार के बदले में किया गया उपकार प्रत्युपकार कहलाता है, ठीक है। इसी तरह से यथाशक्ति, यथास्थान, यथास्थिति, ये तो यथा शब्द को पहचानते ही आप लगा लोगे। अब उसके बाद हमने एक पॉइंट लिखा कि शब्द की आवृत्ति होने पर तो कैसे, किस प्रकार की आवृत्ति में हमारा अव्ययी भाव समास बनेगा। तो जैसे देखो शब्द दिया है बारंबार। बारंबार शब्द का अर्थ क्या होता है, बार बार, कोई चीज जो बार बार हो रही है या कई बार हो रही है तो उसको हम एक शब्द बना देते हैं, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव हो जाएगा। जैसे शब्द दिया है दिनों दिन, यानी एक दिन के बाद दूसरा दिन, फिर उसके बाद दूसरा दिन, फिर दूसरा दिन, तो कहते हैं ना कि अरे वह व्यक्ति तो पता नहीं क्या कर रहा है, दिनों दिन तरक्की होती जा रही है। तो यहाँ पे दिनों दिन जो है ये क्या हो गया हमारा, ये समास हो गया अव्ययी भाव, और ये हमारा प्रयोग होगा जब भी, तो ये किस में होगा, ये अव्यय शब्द के रूप में होगा। अब आपको एक पॉइंट और यहाँ पे समझ में आती है, अगर आप अपना दिमाग चाचा चौधरी की तरह चलाते हो तो, कि अगर हमने यहाँ पर जो ये शब्द पढ़े हैं, जितने भी यहाँ दिख रहे हैं शब्द, ये सब के सब आपके क्या है, क्रिया विशेषण है, समझ गए। अव्ययी भाव समास के अंदर जितने आपके शब्द दिए हैं, सबके सब, चाहे सकल से छोटे लगें, सकल से बड़े लगें, सबके सब शब्द जो हैं वो क्या हैं, वो क्रिया विशेषण हैं। और क्रिया विशेषण आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अति महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा, परीक्षा में बहुत आता है और ये पूछा जाता है वाक्य देकर कि इसमें कौन सा शब्द जो है वो आपका क्रिया विशेषण है, और छात्र समझ नहीं पाते। तो अगर आप अपना दिमाग चलाते रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि समझना बहुत आसान है, लिस्ट तो मिलेगी मिलेगी, इसके अलावा शब्द भी है। अब जैसे आ गया कानो कान, कहते हैं इस बात का पता कानो कान नहीं चलना चाहिए, मतलब एक कान से दूसरा कान, तो यहाँ पे आवृत्ति है, कान के आवृत्ति होने की। तो कान शब्द अगर हम अकेला देखेंगे सिंगल, तो हमको ये पता चलता है कि संज्ञा शब्द है, लेकिन कान की आवृत्ति होने के कारण कानो कान शब्द में कौन सा हमारा समास बन गया, अव्ययी भाव समास, ठीक है। समझ में आ रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ दिमाग पे कि जैसे, अच्छा बहुब्रीहि इसलिए नहीं हो सकता कि बताओ दिनों दिन, अर्थात हमें तीसरा पद चाहिए, अगर तीसरा पद नहीं आएगा तो बहुब्रीहि नहीं है। तीसरा पद समझ रहे हो ना, जैसे महादेव अर्थात शिव, तो दिनों दिन अर्थात क्या, ये याद रखना, दिनों दिन अर्थात क्या, कानो कान अर्थात क्या, हमें वो अर्थात चाहिए, अगर अर्थात नहीं है तो फिर नहीं होगा। हर चीज की अपनी एक कंडीशन है, बिल्कुल स्पष्ट है। और यहाँ पे जैसे तुमने सवाल किया ना कि दिनों दिन में बहुव्रीहि क्यों नहीं हो सकता या कानो कान में बहुव्रीहि क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें दोनों पदों पे हमें प्रधानता नहीं नजर आ रही, कहीं पे भी नहीं लग रहा हमको ऐसा, या हम ये कहें कि ऐसा तो कुछ खास बात नहीं हो रही है इसमें प्रधानता को लेकर, जैसे पूर्व पद में होती है, तो हम ऐसा सोच लेते हैं कि इधर बहुव्रीहि हो जाएगा क्या। लेकिन आपको ध्यान देना है, बहुव्रीहि ने स्पष्ट कहा है कि मुझे अर्थात पद चाहिए, अन्य पद, और जब तक आपका अर्थात पद नहीं आएगा तो बहुव्रीहि की परिभाषा पूरी नहीं होगी। लेकिन अव्यय भाव की होती है,
वो कैसे होती है? क्योंकि वो खुद कहता है कि अव्ययी भाव समास वाक्य में क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग होता है। तो वाक्य में क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग हो रहा है, तो कानो कान दिनों दिन बारंबार हो रहा है क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग, ठीक है। तो ये आ जाता है। हाँ जी, कारक मतलब जो ऊपर लिंग वचन और कारक की हम बात कर रहे थे, हाँ वो कारक चिन्ह है, ठीक है। कारक चिन्ह जब हम पढ़ेंगे ना पद के भेद, तो उस समय समझाऊंगी। जैसे आपका ये होता है में, से, का, की, के, ये सब कारक होते हैं आपके, ठीक है। इनको कारक कहते हैं। जो ये जो आप पढ़ते हो ना, ने, से, में, पर, का, की, ये इस तरह के, ठीक है। और इनके बारे में विस्तार से तो पढ़ेंगे, आता है परीक्षा में। अब देखो एक पॉइंट, लूटम लूट, यानी लूट के बाद लूट, कहते हैं ना लूटम लूट मचा रखी है, तो यहाँ पे भी आपका आवृत्ति है शब्द की। अब ये तो ऐसी आवृत्ति थी जो समझनी पड़ेगी, लेकिन कुछ आवृत्ति स्पष्ट दिखती हैं, जैसे घड़ी घड़ी, अरे ये तो घड़ी घड़ी नौटंकी करता है, तो घड़ी घड़ी, धीरे धीरे, एक एक, दो दो। हालांकि इन शब्दों में समास बनने की कोई मतलब नहीं है ना। कैसे? क्योंकि हम उसका आवृत्ति कर रहे हैं। ये सारे के सारे शब्द हमारे क्रिया विशेषण में ही प्रयोग होते हैं, तो इसलिए हमारे जो शिक्षक समाज है उन्होंने ज़बरदस्ती करके ना इसको समास में रख दिया है, क्योंकि यहाँ पर ये शब्द ना समास के उस नियम को भूल जाते हैं जो समास शब्द में निहित है, छोटा करना। अब जैसे आप ये कहो कि धीरे धीरे, धीरे धीरे का समास विग्रह भी तो होना चाहिए ना, और समास क्या होगा? धीरे धीरे समास विग्रह। तो वही समस्त पद, वही समास विग्रह, कैसे होगा ये? जब तक किसी समास में आपके चारों अंग उपस्थित नहीं होते तब तक वो शब्द समास विग्रह मतलब समास नहीं होता। लेकिन हमारा जो शिक्षक समाज है पता नहीं कैसे शब्दों की बना देता है ऐसे ही लिस्ट। तो इसमें आप लोगों को अब ये रट लेना है, क्योंकि मैं ये बात आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे मेरे छात्रों से थोड़ा सा लगता है डर, क्योंकि जैसे मैं समझा रही हूँ ऐसे समझने के बाद हो जाता है उनका दिमाग तेज। अब चाचा चौधरी से तेज चलने लगता है, और जैसे ही चाचा चौधरी से तेज चलता है तो हमारे व्याकरण में जितने पॉइंट एक्स्ट्रा दिए हुए हैं और जिन पे डाउट आता है वहाँ के क्वेश्चन उठा के फिर मेरे पास आ जाते हैं। मैम ये बताइए, जब इसमें ये है तो ये वाली चीज़ ये ऐसे कैसे हुई? अब मैं उनको क्या बताऊँ कि कैसे हुई? तो इसलिए आपको अभी ये बता दिया है कि इसको अपने दिमाग में रखना। अभी आपके दिमाग में फिर से डाउट आएगा जब हम पढ़ेंगे द्विगु समास। आप कहेंगे एक तो योजक चिन्ह वाला, योजक चिन्ह हटाओ, ये तो घटिया चीज़ है एकदम से बिल्कुल, कि योजक चिन्ह क्यों लगा हुआ है। पॉइंट जैसे छोटे बच्चों की नहीं है, इसे मैं घटिया ही बोलती हूँ। जो भी लोग इस तरह से बताते हैं ना कि योजक चिन्ह लगा होता है तो वो आपके द्वंद्व समास होते हैं, उनसे ज़्यादा मतलब ये कहें कि लो लेवल का टीचर फिर कोई होगा ही नहीं जो इस तरीके से पढ़ाते हैं। यहाँ पे जो पॉइंट दिया हुआ है आपका एक एक दो दो, यहाँ आपका जो प्रश्न बनेगा वो ये बनेगा कि मैम ये तो संख्यावाचक है, और संख्यावाचक होने के बावजूद ये आना चाहिए द्विगु में, लेकिन ये अव्यय भाव में क्यों आ रहा है? तो आपको इसे अपने दिमाग में यहाँ पर ये बैठा लेना है कि जब एक ही संख्या दोबारा रिपीट हो रही है तो ये आवृत्ति हो रही है, और आवृत्ति होने वाला शब्द हमारा अव्यय भाव में आता है। तो अव्यय भाव में आपको कुल मिला के जो चीज़ समझ में आई है वो ये समझ में आई है कि जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं अपना, जब अव्ययी भाव समास पढ़ते हैं तो पहला पॉइंट दिया है कि पूर्व पद प्रधान होता है, जो कि हमको समझ में आ गया। और वो पूर्व पद प्रधान उसका क्या होता है? या तो कोई उपसर्ग होगा या तो कोई अव्यय शब्द होगा। आपको मैंने दे दिए कौन कौन से उपसर्ग वाले ज़्यादातर मिलते हैं आपको, तो वो आपको मिल गया है पहचान शब्द में सबसे पहले, ठीक है। और हमने इसमें दूसरा पॉइंट देखा आवृत्ति वाले शब्द, तो आवृत्ति वाले में हमारे आ गए जैसे दिनों दिन, बारंबार, कानों कान, लूटम लूट, घड़ी घड़ी, धीरे धीरे, ये आ गए। अब यहाँ पे तीसरा पॉइंट आ गया कि यदि अंकों की भी आवृत्ति हो रही है, यानी संख्या वाले शब्दों की भी आवृत्ति हो रही है, तो वो भी हमारा किस में आएगा? अव्यय भाव में आएगा। फिर आपके दिमाग में आएगा कि मैम आगे फिर द्विगु क्या होता है, तो जब द्विगु आएगा तब समझाऊंगी वहाँ पर। अभी सिर्फ देखो संख्या वाले पॉइंट जो आते हैं ना, ये आपका परीक्षा के लिए है, जो आपके मॉक टेस्ट आएंगे या परीक्षा आएंगे उनके लिए। जब आप आगे बढ़ोगे ना तो कुछ संख्या ऐसी भी है जो आपको द्वंद्व में लिखनी पड़ेगी, कुछ संख्या ऐसी है जो आपको द्विगु में लिखनी पड़ेगी, लेकिन बिल्कुल स्पष्ट कर दूंगी लास्ट में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही हम करते हैं। तो आज जो हमने पढ़ा वो आपको पॉइंट समझ में आ गया ना, तो इतना समझिए। अब इसके आगे जो है आगे वाली चीज़ हम कल करेंगे। टाइम हो गया?